Good morning, all dear students. Today we are going to discuss about history, third chapter, rural life and society. That is a new chapter in your syllabus, and that is very important chapters. We learned from the previous class. Second chapter, the establishment of company power. Company means English ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका बारे में मैं टोटल डिस्कस किया था. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रूरल लाइफ एंड सोसाइटी. देखो, इन इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया को अटैक किया था, इंडिया में ब्रिटिश रूल चल रहा था, उस टाइमिंग में इंडिया का जो सोसाइटी था, सोशल कंडीशन था, उसका ऊपर एक क्रिटिकल इम्पैक्ट पड़ा था. क्या क्या चेंजेस आया था, क्या क्या नया प्रोग्रामेशन रखा गया था, किस तरह से ब्रिटिश धीरे धीरे ऑल इंडिया को कैप्चर कर रहा था, उसका बारे में उस टाइमिंग में सोशल कंडीशन कैसा था, सोशल लाइफ कैसा था, सोसाइटी का स्ट्रक्चरेबिलिटी कैसा था, क्या क्या प्रोग्रामेशन चल रहा था, ऑल जगह यहाँ पर डिस्कस किया गया है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स. देखो, पहले रूरल लाइफ एंड सोसाइटी इंट्रोडक्शन में देखो. In the previous chapter, you read about how the British, after the Battle of Plassey and Boxer, to control the Bengal region and gradually gained control over the entire Indian subcontinent. तुम लोग प्रीवियस चैप्टर में पढ़े हो, पहले का चैप्टर में पढ़े हो कि किस तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया में कॉलोनाइजेशन का स्टार्टिंग किया था. कॉलोनाइजेशन क्या होता है? एक कंट्रीज दूसरा कंट्रीज़ को अटैक करके वहाँ पर राज चलाता है, उसका रूल रेगुलेशन को एक्सपेंस करता है, एक्सपेंसेस करा जाता है, उसको बोला जाता है, उस प्रोसीड्यूर को बोला जाता है कॉलोनाइजेशन. क्लियर? उस प्रोसीड्यूर को बोला जाता है कॉलोनाइजेशन. तो यहाँ पर देखो, इन द प्रीवियस चैप्टर तुम लोग पहले का चैप्टर में पढ़े हो, रीड एंड अबाउट हाउ द ब्रिटिश, किस तरह से ब्रिटिश आफ्टर द बैटल्स ऑफ पॉलासी का जो बैटल हुआ था उसमें, एंड द बॉक्सर का जो बैटल हुआ था उसमें, टू कंट्रोल द बंगाल रीजन एंड ग्रेजुअली गेन कंट्रोल ओवर द एंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट. किस तरह से बंगाल रीजन को कंट्रोल किया और धीरे धीरे पूरा इंडिया जो सब कॉन्टिनेंट है, इंडिया का एक लार्जेस्ट मतलब साइज का लिए इंडिया को सब कॉन्टिनेंट भी माना जाता है. कॉन्टिनेंट मीन्स महादेश. तो इंडिया का मतलब इंडिया सब कॉन्टिनेंट का ऑल हिस्सा को कैसे कैप्चर किया था? कौन कैप्चर किया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. और उसका जो रूल रेगुलेशन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा जगह में एक्सपेंसेस किया गया था उसी प्रोसीड्यूर में. आफ्टर द बैटल ऑफ बॉक्सर बैटल का टाइमिंग में क्या हुआ था? द ब्रिटिश गॉट द देवानी राइट ऑफ बंगाल. ब्रिटिश जो है वो बंगाल में मीन्स उस टाइमिंग में बंगाल का साइज और भी ज़्यादा लार्ज था. बंगाल में देवानी राइट नाम का एक नया रूल जो है वो एस्टेब्लिशमेंट किया, जहाँ पर बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, टू इम्पॉर्टेंट स्टेट. अभी तो सबको पता है बंगाल मीन्स वेस्ट बंगाल, बिहार मीन्स बिहार एंड उड़ीसा मीन्स ओडिशा. तीनों स्टेट में ये देवानी राइट को मतलब रूल रेगुलेशन को स्टार्ट किया गया. फ्रॉम द मुगल एम्पायर का टाइमिंग में शाह आलम II, दिस मीन द कंपनी बिकेम द फिनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दोज टेरिटरी. उस टाइमिंग में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो था वो क्या हुआ था? फिनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर. मतलब यहाँ पर देखो बताया गया है शाह आलम II, सेकेंड शाह आलम जो था उस टाइमिंग में इंडिया में इंग्लिश जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था वो क्या था? उस टाइमिंग में फिनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर इंडिया में मतलब उसका एस्टेब्लिशमेंट स्टार्ट किया. देन देखो, एग्रेरियन पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश. एग्रेरियन मीन्स एग्रीकल्चर. एग्रेरियन जो टर्म है उसका मीनिंग है एक्चुअली एग्रीकल्चरल. मतलब यहाँ से पता चल रहा है कि एग्रीकल्चर रिलेटेड पॉलिसी क्या है. ये जो जगह है यहाँ पर एग्रीकल्चर रिलेटेड एक पॉलिसी के बारे में बताया गया है. एग्रीकल्चर वॉज द मेन सोर्स ऑफ इनकम. एग्रीकल्चर जो है वो इनकम का एक मेन सोर्स है. इनिशियली द ईस्ट इंडिया कंपनी कंटिन्यूड विथ द ट्रेडिशनल एग्जिस्टिंग मेथड ऑफ कलेक्टिंग रेवेन्यू. इनिशियली ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो क्या किया? कंटिन्यूड, वो स्टार्ट करने लग गया एक नया ट्रेडिशनल एग्जिस्टिंग मेथड, मतलब एक जगह से और एक जगह
जो जिस रूल को फैला जाएगा, मतलब रूल उसका जो है रेवेन्यू कलेक्शन का सिस्टम जो है वो एक्सपेंशन किया गया, वो एक जगह से और एक जगह डिस्ट्रीब्यूट किया गया, राइट। ग्रेजुअली दे बिगेन इंट्रोड्यूसिंग सम लैंड रेवेन्यू एक्सपेरिमेंट्स इन ऑर्डर टू एग्जैक्ट द मैक्सिमम पॉसिबल रेवेन्यू। धीरे धीरे क्या हो गया कि इंट्रोड्यूसिंग, देखो यहाँ पर स्टार्ट किया जा रहा है, बहुत सारा रेवेन्यू कलेक्शन का जो मेथड्स है उसका स्टार्ट करने लगा कौन? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। द कंपनी वांटेड द रेवेन्यू इन ऑर्डर टू परचेज गुड एंड एक्सपोर्ट देम। रेवेन्यू जो है वो उसका ईस्ट इंडिया कंपनी क्या किया, उसका जो अमाउंट है धीरे धीरे उसको बढ़ाने लगा, जहाँ से जो एक नया प्रोसीड्यूर स्टार्ट किया, गुड्स का रेट जो है वो बढ़ा दिया, एक्सपोर्ट एक जगह से और एक जगह ट्रांसपोर्टेशन का रेट बढ़ा दिया, मेंटेन एन आर्मी, आर्मी को मेंटेन करना सीखा, रन द एडमिनिस्ट्रेशन रूल को, रेगुलेशन को एक्सपेंसेस किया, एंड ऑल्सो फंड द न्यूमेरियस वार्स दैट दे फॉट। धीरे धीरे बहुत सारा वार जो है न्यूमेरियस सिस्टम जो है उसको स्टार्टिंग किया गया। अर्लियर द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड बॉट गुड्स इन इंडिया बाय इंपोर्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर फ्रॉम ब्रिटेन। इंडिया से धीरे धीरे गोल्ड को कलेक्ट करके, सिल्वर को कलेक्ट करके ब्रिटेन भेजने लगा। कौन ऐसा काम स्टार्ट किया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इंग्लैंड में, मतलब ब्रिटेन जो है वहाँ पर, यहाँ इंडिया से गोल्ड को, सिल्वर को, जो काफ़ी महंगा मतलब मिनरल्स है, उसको वहाँ पर ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। मतलब इंडिया का रिसोर्स जो है धीरे धीरे कम होने लग रहा है, कम होता जा रहा है। क्लियर? हाउ इट कुड परचेज गुड्स फॉर एक्सपोर्ट विद द रेवेन्यू दैट इट रिसीव्ड फ्रॉम बंगाल। देखो धीरे धीरे रेवेन्यू कलेक्शन में क्या हुआ, इसका जो रेट है परचेस है वो धीरे धीरे बढ़ने लगा और बंगाल में रिसीव किया जा रहा है, मतलब बंगाल से वो ब्रिटेन में भेजा जा रहा है। बंगाल में भी रूल रेगुलेशन का स्टार्टिंग कर दिया गया। हाउएवर द बंगाल इकोनॉमी बिगिन टू फेस ए डिपेंडिंग सीट क्राइसिस। बंगाल का जो इकोनॉमिक कंडीशन था उसमें क्या हुआ? क्राइसिस देखा गया। व्हाट इज क्राइसिस? क्राइसिस एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। क्राइसिस को बोला जाता है एक्चुअली जो, मतलब जब रिसोर्स का अमाउंट कम हो जाता है, फूड ग्रेन का अमाउंट कम हो जाता है, उसको क्राइसिस बोला जाता है। क्लियर? उस कंडीशन को क्या बोला जाता है? क्राइसिस बोला जाता है। तो मतलब एक पार्टिकुलर जगह है जहाँ पर फूड ग्रेन का अमाउंट कम हो गया, मतलब हर एक इंसान का पास खाना नहीं रहा, उसका जो नेसेसिटी एलिमेंट्स है वो नहीं रहा, तो उसको बोला जाता है क्राइसिस। खाना नहीं रहा, जितना सारा नेसेसिटीज एलिमेंट्स है वो नहीं रहा, तो उस कंडीशन को बोला जाता है क्राइसिस। क्लियर? ऐसे देखो, उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स, आर्टिसंस बिगेन टू फील टू देयर विलेजेस as they were forced to sell their goods of the British at low prices. Peasants were unable, देखो ब्रिटिश जो है वो जो गुड्स है, आर्टिसंस क्या, मतलब एक कंट्रीज का जगह में पॉपुलेशन क्या एक्सपेक्ट किया ब्रिटिश का पास, जितना सारा गुड्स है उसका रेट कम होगा तब उसका लिए वो पॉसिबल रहेगा खरीदना, राइट। देखो, peasants were unable to pay the dues दैट वे डिमांडेड फ्रॉम देम। मतलब जो पीजेंट्स है वो फूड खरीदने में अनेबल रहा, सबका पास फूड खरीदने का लिए कंडीशन नहीं रहा, पैसा नहीं रहा। इन 1770 ए टेरिबल famine killed about 1/3 ऑफ बंगाल पॉपुलेशन। 1770 में क्या हुआ? टेरिबल फीमाइन। धीरे धीरे देखो बंगाल में बहुत सारा पॉपुलेशन का डेथ होने लगा। ऐसा कंडीशन हो जाएगा तो बंगाल जो है उसका, मतलब उसको जिसको महामारी बोला जा सकता है, ऐसा कंडीशन स्टार्ट हो गया। देन द रेवेन्यू फार्मिंग सिस्टम, एक न्यू सिस्टम रेगुलेटेड किया गया, स्टार्ट किया गया, जिसका नाम है रेवेन्यू फार्मिंग सिस्टम। क्लियर? रेवेन्यू फार्मिंग सिस्टम जिसको बोला जाता है।
Warren Hastings, the Governor General of Bengal, introduced the revenue farming system. Warren Hastings बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, इसको ध्यान दे के सुनो। वॉरेन हेस्टिंग्स जो एक नया रूल स्टार्ट किया, जो फर्स्ट गवर्नर जनरल है बंगाल का, फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन है? वॉरेन हेस्टिंग्स। इंट्रोड्यूस मीन्स स्टार्ट किया, इंट्रोड्यूस मीन्स स्टार्ट किया द रेवेन्यू फार्मिंग सिस्टम, मतलब फार्मिंग से, एग्रीकल्चर का बेसिस में, एग्रीकल्चर का थ्रू किस तरह से रेवेन्यू को कलेक्शन किया जा सकता है, किस तरह से रेवेन्यू को कलेक्ट किया जाता है, उसका एक न्यू सिस्टम स्टार्ट किया। कौन किया? वॉरेन हेस्टिंग्स। व्हिच वाज एसेंशियली एन एक्वायरिंग द रेवेन्यू कलेक्शन राइट्स, जो रेवेन्यू कलेक्शन राइट्स में उसको इंक्लूड किया गया। अकॉर्डिंग टू दिस द राइट्स of revenue collection was given to the highest bidder for a period of 5 years। देखो 5 साल में क्या हुआ, रेवेन्यू का जो कलेक्शन है वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा और बहुत ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्टेड हुआ। किसका प्रोसीड्यूर में? वॉरेन हेस्टिंग्स का न्यू रेवेन्यू कलेक्शन रूल का बेसिस में। वॉरेन हेस्टिंग्स कौन है? बंगाल का न्यू फर्स्ट गवर्नर जनरल है, ये जगह याद रखना। देन उसके बाद क्या हुआ? However, this system failed mainly because the bidding that was done had no link for the land's actual productivity। ये सिस्टम भी फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? क्योंकि लैंड जो है वहाँ पर प्रोडक्टिविटी का अमाउंट कम हो गया। लैंड में जितना प्रोडक्शन होना चाहिए गुड्स का, उतना गुड्स प्रोडक्शन नहीं हुआ, तो उससे क्या होगा? जनरली रेवेन्यू का जो प्रोसीड्यूर रखा जाएगा, रेवेन्यू का जो सिस्टम स्टार्ट किया जाएगा, वो भी बेकार, मतलब फेल हो जाएगा। क्लियर? बिड्स वेर मोस्टली मेड फॉर दैन अमाउंट मच मोर देन द व्हाट द लैंड्स कुड एक्चुअली प्रोड्यूस। लैंड में जितना प्रोडक्शन होना चाहिए था उतना प्रोडक्शन नहीं हुआ। यहाँ पर प्रोडक्शन मीन्स क्रॉप्स का प्रोडक्शन बोला जा रहा है। इसमें कौन कौन सा क्रॉप्स है? व्हीट है, राइस है, बार्ली है, पेडी है, ज्वार है, जितना सारा क्रॉप्स रहता है। द फार्मर्स ट्राइड टू एग्जैक्ट द मैक्सिमम रेवेन्यू विदाउट एनी कंसर्न फॉर द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। फार्मर्स जो है उसका पास से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट किया जाएगा। रेवेन्यू में इसको कॉर बोला जाता है, जुर्माना बोला जाता है। क्यों कलेक्ट किया गया? बट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन उतना नहीं हुआ, तो कितना बैड कंडीशन समझ लो। द बर्डन ऑफ रेवेन्यू डिमांड्स became too much for the peasants। बर्डन जो है, जिसको बर्डन मीन्स जिसका पास जमी मतलब रहता है, जमींदार है, वो डिमांड्स किया किसका पास? पीजेंट्स का पास, जो लो मतलब कंडीशन जिसका था, पुअर कंडीशन जिसका था। रेवेन्यू फार्मर्स ऑल्सो showed no interest in the improving of agricultural productivity of the land it was actually prosperous। मतलब लैंड में जितना प्रोडक्शन होना चाहिए उतना प्रोडक्शन नहीं हुआ, बट उसका पास रेवेन्यू को लेकिन टोटली कलेक्टेड किया गया। ये प्रोसीड्यूर जो है पूरा गलत प्रोसीड्यूर है। देखो यहाँ पर एक फोटो दिया गया है, इसी जगह मैं पढ़ा रहा हूँ। देन देखो उसके बाद देखो इधर बोला जा रहा है द ईस्ट इंडिया कंपनी डिसाइडेड दैट इट हैव टू वर्क आउट समथिंग टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम एंड टू ऑब्टेन ए स्टेडी इनकम फ्रॉम द लैंड। ईस्ट इंडिया कंपनी डिसाइड किया कि लैंड से इनकम करने का लिए ये इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहा है। रेवेन्यू कलेक्शन का ये जो प्रोसीड्यूर है इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है। रेवेन्यू कलेक्टेड नहीं होगा तो किसका लॉस होगा? अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का लॉस होगा। इसलिए टू एंश्योर ए रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम, वो लोग क्या किया? रेगुलरली इनकम करने का एक इंश्योरिटी, एक प्रोसीड्यूर स्टार्ट किया। द कंपनी फेल्ड द नीड टू रिस्टोरेज एग्रीकल्चर। हाँ, कंपनी ऐसा प्रोग्राम रखा कि एग्रीकल्चर जितना प्रोडक्शन रहेगा उसको स्टोरिंग किया जाएगा, रिस्टोरेशन सिस्टम कराया जाएगा। जितना आज, इसका मतलब मानो जितना आज का टाइमिंग में प्रोडक्शन हो रहा है एग्रीकल्चर का, उस प्रोडक्शन को एक जगह में स्टोर करके रखा जाएगा। तब क्या होगा? फ्यूचर में उसका प्रॉब्लम नहीं होगा। स्टोरिंग अच्छा रहेगा तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा।
मतलब जब प्रोडक्शन नहीं भी होगा उस टाइमिंग में भी उसको रखा जाएगा, तो वहाँ से प्रॉफिट मतलब कलेक्ट किया जा सकता है। ऐसा डिसीजन लिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। दे इंट्रोड्यूस 3 न्यू रेवेन्यू कलेक्शन मेथड। वो स्टार्ट किया तीनों नया रेवेन्यू कलेक्शन का मैथोडोलॉजी भी बोल सकते हो जिसको। द परमानेंट सेटलमेंट व्हिच गेव द राइट्स कलेक्टेड रेवेन्यू ऑफ द जमींदार। जो सेटलमेंट है उसको जमींदार को दिया जाएगा और वो रेवेन्यू को कलेक्ट करेगा। द रायतवारी सेटलमेंट व्हिच गेव द राइट टू द पीजेंट्स। रायतवारी सेटलमेंट में जो डायरेक्ट जो फार्मर्स है उसको दे दिया गया जमीन को। एंड द महलवारी सेटलमेंट व्हिच गेव द राइट टू द विलेज हेडमैन। विलेज का जो मेन हेडमैन जिसको मुखिया बोला जा सकता है या कुछ भी बोल सकते हो, जिसका पास पावर ज़्यादा रहता है, महलवारी सिस्टम में उसी को ज़मीन दे दिया गया। बट देखा गया अलग अलग परसेप्शन में कि कहाँ से रेवेन्यू का कलेक्शन सबसे ज़्यादा मिला, किसको मिला, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कलेक्टेड करने में ईजी रहा। देन तो 3 इंपॉर्टेंट सिस्टम क्या है। नंबर 1 एक है जमींदारी सिस्टम जिसमें जमींदार को डायरेक्ट लैंड फॉर्म दे दिया गया, ज़मीन दे दिया गया। नंबर 2 में है रायतवारी सेटलमेंट जिसमें रायतवारी सेटलमेंट व्हिच गेव द राइट्स टू द पीजेंट्स को जो फार्मर्स है उसको डायरेक्ट ज़मीन दे दिया गया और वहाँ से उसका पास से जो पैसा है उसको कलेक्शन किया जाएगा। जो और महलवारी सिस्टम में जो एक महल का हेड है उसको ज़मीन दे दिया गया और उसका पास से कलेक्शन किया जाएगा रिसोर्स को। रिसोर्स मीन्स रेवेन्यू को। जो रेवेन्यू वो ब्रिटेन में मतलब सेंड करने वाला है, ब्रिटेन में मतलब जिसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, उस रिसोर्स को कलेक्शन करने का ये प्रोसीड्यूर रखा गया। उसके बाद देखो परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट क्या है। द परमानेंट सेटलमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1793 इन बंगाल बाय द गवर्नर जनरल ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस। उसके बाद बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस आया। लॉर्ड कॉर्नवालिस क्या किया आके, इसका भी एक इम्पोर्टेंट रोल देखा गया। जो परमानेंट सेटलमेंट एस्टेब्लिशमेंट करने का प्रोग्रामेशन रखा। तो टाइमिंग को याद रखो, 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस परमानेंट जो बंगाल का गवर्नमेंट जनरल था वो परमानेंट सेटलमेंट का प्रोग्रामेशन रखा। द जमींदार्स वेयर वेस्टेड विद लैंड ओनरशिप राइट। जमींदार जो है वो लैंड ओनरशिप लेने का लिए ये प्रोग्राम रखा। ठीक, मतलब जमींदार को लैंड का जो ओनरशिप मिलने का एक बारे में ये प्रोसीड्यूर का प्रोग्रामेशन रखा गया। उसके बाद देखो इधर नेक्स्ट पेज में बताया गया रायतवारी सिस्टम और महलवारी सिस्टम का जगह, यहाँ पर इंडिया का जगह बताया गया। एरियाज अंडर डिफरेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम। कौन कौन से जगह में अलग अलग लैंड रेवेन्यू सिस्टम इंडिया में था, वो जगह यहाँ पर इंडिया का मैप देख रहे हो, यहाँ पर दिखाया गया है शेडिंग करके। तो रायतवारी सिस्टम क्या है। रायतवारी सेटलमेंट, द गवर्नमेंट कुड नॉट इंक्रीज इट्स इनकम इन द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। गवर्नमेंट जो है वो इनकम को मतलब इंक्रीज नहीं किया किस सिस्टम में, परमानेंट सेटलमेंट का सिस्टम में। एज सच दे बिगैन लुकिंग एट अदर एक्सपेरिमेंटल लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स लाइक द रायतवारी सिस्टम्स। दैट सिस्टम्स हैड बीन द अर्लियर ट्राइड फॉर द स्मॉल स्केल बाय अलेक्जेंडर रीड वर द, मतलब अलेक्जेंडर भी इससे पहले रायतवारी सिस्टम को स्टार्ट किया था। द गवर्नमेंट कुड नॉट इंक्रीज, गवर्नमेंट इंक्रीज नहीं किया इट्स का इनकमिंग द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम में उसका इनकम इंक्रीज नहीं किया। एज सच द लुकिंग ऑफ द एक्सपेरिमेंटल रेवेन्यू सिस्टम, ये था एक टाइप का एक्सपेरिमेंटल रेवेन्यू सिस्टम। कौन सा, रायतवारी सिस्टम। ठीक, अलेक्जेंडर नीडेड some of the areas that had been offered the company after wars with टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान से मतलब वार होने का पहले अलेक्जेंडर भी ऐसा प्रोग्राम रखा था रेवेन्यू कलेक्शन का लिए। द रायतवारी सिस्टम वाज अप्लाइड बाय थॉमस मनरो। थॉमस मनरो जो है वो भी यहाँ पर फोटो उसका दिया गया है। थॉमस मनरो भी रायतवारी सिस्टम को अप्लाई किया था और उसी सिस्टम को वो फॉलो भी किया था। उसके बाद महलवारी सिस्टम का जगह बताया गया है। अनदर लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स वर
devised in order to increase revenue and to the stop the exploitations for the peasants. ये एक रेवेन्यू सिस्टम का अलग पार्ट है, जहाँ पर महल का जो हेड है उसको रेवेन्यू दिया गया और उसको पास से कलेक्शन करने का प्रोग्रामिनेशन उसको रखने का लिए बताया गया, जो कलेक्शन करेगा और टोटल जो स्टॉकिंग होगा वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जमा करना है। क्लियर? इंडिया का एरिया दिखाया गया है, कौन कौन सा एरिया में ये सिस्टम रेगुलेटेड था, कितना जगह को कैप्चर किया गया था और किस में, महलवारी सिस्टम में। ठीक, देखो अलग अलग पार्ट्स को दिखाया गया है, कौन सा सिस्टम में रायतवारी, कहाँ पर महलवारी, कहाँ पर जमींदारी सिस्टम था। धीरे धीरे ऑल इंडिया एंड सब कॉन्टिनेंट को वो कैप्चर करने लगा, कौन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। क्लियर? थैंक यू। इसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा। थैंक यू।